Once again, good morning to all of you. Again, we are here for class 12th Economics, chapter 2, chapter 2, Consumers Equilibrium. मतलब संतुलन जो होता है, इक्विलिब्रियम संतुलन. कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता. उपभोक्ता कहाँ संतुलित होता है या उपभोक्ता के संतुलन के कौन से बिंदु होते हैं. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड, कल हमने जो डिस्कशन करा था वो सबसे इंपॉर्टेंट था. ये क्वेश्चन भी आता है 12th बोर्ड में. राइट द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, मैं इसको असाइनमेंट में भी डालूंगा, आप इसको जरूर कीजिए. राइट द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अजम्पशंस मीन्स मान्यता. ऐसा क्यों माना जाता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होगा? ऐसा इसलिए माना जाता है, पहला कंज्यूमर रेशनल, कंज्यूमर विवेकशील है. हम बार बार बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सिंपल है. वो अपने विवेक से, अपने विचार से चीज़ों को लेता है. यहीं अगर हम एक पॉइंट ध्यान दें तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. हम ये मान के चलते हैं प्रतिस्थानापन्न सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. नहीं तो 5th यूनिट के बाद आप ग्राफ में देखिए, 5th यूनिट के बाद यदि आप 6th यूनिट, रोटी की 6th यूनिट में आप मिठाई ले लेते हैं तो आप खा लेंगे. क्यों खा लेंगे? क्योंकि टेस्ट चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो भी आपने गुड्स चालू रखी है वही सेम गुड्स होगी, है ना. वहाँ कहीं सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. या आपने 4 रोटी गेहूं की ली और 5वीं जैसे ज्वार या बाजरे के लिए, चूंकि आपका टेस्ट बदल जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा. तो हम इस बात का ध्यान रखें कि रेशनल है कंज्यूमर, विवेक से विचारशील है, और जो गुड्स अवेलेबल है, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सब एक जैसे. नो चेंज इन टेस्ट एंड इनकम. फिर बोल रहा हूँ, व्यक्ति के या कंज्यूमर के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके टेस्ट में कोई परिवर्तन, इनकम में कोई परिवर्तन नहीं आया, नहीं तो वेरिएशन आ सकता है. फिर हमने देखा साइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर हम देखें जो भी गुड्स और सर्विस की जो साइज है, जो टेस्ट है, जो इक्विलिटी, वो सब एक जैसी, ऑल आर इक्वल. फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी सेम, क्योंकि हमने देखा था अमीर लोगों के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है और गरीब लोगों के लिए मुद्रा की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है. यानी जितना वो पैसा खर्च करता जाएगा, कुछ समय बाद जो बचे हुए पैसे हैं उनकी कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पास पैसे कम है जबकि अमीर के पास पैसे ज़्यादा है. इसीलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिनांस में, वित्त में, विपणन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, संतुलन, बैलेंस में मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए टैक्स पॉलिसी बनाई जाती है. अमीरों पे ज़्यादा टैक्स, गरीबों पे कम टैक्स, ताकि अमीरों से लिया हुआ टैक्स गरीबों को यूज किया जा सके या उनको दिया जा सके. अब इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं विरोधाभास. ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता है, ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता है. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स वाज launched in the 17th century. That was Alfred Marshall. The Marshall was a very good economist. He launched diamond water paradox. Diamond water paradox. इसको समझने के लिए हम थोड़ा अपना कंसंट्रेशन एक जगह लाते हैं. हमें मालूम है, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं कि जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग बढ़ता है, वस्तुएं ज़्यादा है, मार्केट में सप्लाई है, तो उसकी कीमत कम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी. मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो इसका मतलब वस्तु की कीमत कम होगी. दैट्स ट्रू. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हम देखते हैं पानी. पानी अगर अभी तो बहुत अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम देखते हैं 1 लीटर पानी अगर आप मंगा रहे हो तो वो 20 रुपये का बॉटल. अगर आपने टैंकर मंगाया ज़्यादा तो वो 3000 या 5000 लीटर का टैंकर 300 या 350 रुपये का आता है. इट इज़ ऑल्सो पोर्टेबल.
पीने लायक है, बुरा नहीं है पानी। इसका मतलब वस्तु की मात्रा बढ़ती है यदि सप्लाई बढ़ता है वस्तु का, राइट, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, दैट इज ट्रू। तो अगर हम वाटर में देखें तो वाटर की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड भी उतनी है जितने लोग ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी एक समय के बाद धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अगर आपने शुरू में 2-4 बॉटल खरीदी तो 20 रुपये या 15 रुपये लीटर, ज़्यादा पानी खरीदा आपने देखा वही बिस्लरी का आपने टैंक खरीदा तो वो 10 रुपये या 8 रुपये लीटर का हो जाता है, 50 लीटर की है ना, 25 लीटर की या 20 लीटर की, प्राइस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर की सप्लाई ज़्यादा है। डायमंड के साथ उल्टा है, डायमंड सप्लाई में कम है, डायमंड सप्लाई में वाटर की तुलना में तो कम है। तो मार्जिनल यूटिलिटी डायमंड की क्या होनी चाहिए? अब फिर वही बात, यहाँ पैराडॉक्स, विरोधाभास आ गया कि चूंकि सप्लाई कम है मार्केट में तो अंतिम यूनिट, अगर हम मान के चलें कि आपने 5 यूनिट खरीदी डायमंड की, 6ठी यूनिट खरीदी, अगर मार्जिनल यूटिलिटी हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हिसाब से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि आप बढ़ाते जा रहे हैं यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, 100% कम होगी। लेकिन डायमंड के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम हुई तो प्राइस भी कम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इसको इस एस्पेक्ट्स में देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले जब भी आप पैराडॉक्स, कोई भी विरोधाभास पढ़ते हैं, जैसे डायमंड वाटर पैराडॉक्स पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ यूज और वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। वैल्यू ऑफ यूज का मतलब होता है कि वो जो वस्तु है वो कितनी उपयोगी है, उपयोगी। दूसरा वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, ये सब एंशिएंट इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बनाया है कि जो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज है मतलब कितने रुपये में वो वस्तु आ रही है, मतलब आप कह सकते हैं वस्तु की कीमत या प्राइस। तो दो चीज हो गई, वैल्यू ऑफ यूज और वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। अब अगर हम डायमंड को देखें तो बेसिकली देखा जाए तो वैल्यूएबल नहीं है। क्या काम किया? आपके घर में 10 डायमंड की रिंग रखी हुई है, 5 डायमंड के ईयर टॉप्स रखे हुए हैं। कोई अगर देखा जाए बेसिकली मार्केट वैल्यू है, आप बोल सकते हैं सर मेरे पास 50 लाख के डायमंड है या 20 लाख के डायमंड है, लेकिन एट प्रेजेंट उनकी कोई वैल्यू नहीं, वो रखे हुए हैं। आप शादी में पहन सकते हैं, फंक्शन में पहन सकते हैं, वापस रख सकते हैं, टेंशन अलग कि चोरी ना हो जाए। तो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज में ऑब्वियसली किसकी कीमत ज्यादा होगी? डायमंड की। बट वैल्यू ऑफ यूज में किसकी कीमत ज्यादा होगी? स्वाभाविक है, पानी की कीमत ज्यादा होगी। उपयोग, वैल्यू ऑफ यूज किसका ज्यादा है? उपयोग किसकी ज्यादा है? पानी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप अकेले हैं और आपके पास एक निर्जन आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ आप अकेले हैं, चारों तरफ खारा पानी है, एक बॉटल पानी है आपके पास और वो आखिरी बॉटल, आसपास कोई पानी नहीं है। एक समझ लीजिए आप 10 लीटर की बॉटल है और आपको कम से कम 5 दिन उसको चलाना है, उसके बाद ही आपके पास कोई सहायता नहीं, वहाँ पर कोई सहायता नहीं। अब वहाँ पर चूंकि अंतिम बॉटल है और 4 लोग और हैं वहाँ, वो आपको डायमंड देंगे तो भी आप नहीं दोगे उनको, क्योंकि आपको आपके सर्वाइव के लिए उसकी कीमत, उसकी जो वैल्यू है, यूज, उसकी जो उपयोग है वो आपके सर्वाइव के लिए डायमंड से ज़्यादा है। आप बोलोगे डायमंड नहीं चाहिए, मैं 5 दिन सर्वाइव अगर कर लूँगा, 5 दिन अगर ये 10 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा पी के सर्वाइव कर लूँगा और मेरे पास सहायता आ जाएगी तो मैं बच सकता हूँ। चूँकि लोग 4-5 है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते भी हैं तो 1 दिन में या 2 दिन में वो सब खत्म हो जाएगा पानी और नोबडी कुड सर्वाइव, कोई भी नहीं बच पाएगा। जस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी होनी चाहिए कम, क्योंकि सप्लाई कम है, सप्लाई कम है इसलिए प्राइस ज़्यादा है, लेकिन डायमंड का कोई यूज़ नहीं है। वाटर की सप्लाई ज़्यादा है इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी तो कम है लेकिन यूज़ ज़्यादा है। देख रहे हैं ना, कहीं कहीं विरोधाभास है, सप्लाई कम है फिर भी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता है कि आप हीरे की दुकान पर गए, आपने पहला खरीदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठे के बाद वो कीमत कम कर देगा, कर ही नहीं सकता है,
क्योंकि उसकी जो कीमत है फिक्स है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी फिक्स होगी। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं होता है। वाटर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर उपभोग करने वाली यूनिट के साथ कम होती जाती है। तो हम इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे कि डायमंड वाटर पैराडॉक्स ये प्रूव करता है कि जरूरी नहीं है कि जिसकी सप्लाई कम हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। डायमंड ने प्रूव कर दिया, लेकिन हम फिर अकॉर्डिंग टू किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, उसने ये बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी पे जाने से पहले आप उसका उपयोग देखो। अगर उपयोग है तो आपको उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सप्लाई के साथ साथ कम होती है। हम LSD ले लेते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ भी यही होता है कि अगर आप कंटिन्यू 6 इंजेक्शन आपने लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स से, जीवन रक्षक औषधि है, आपके जीवन बचाने के लिए वो इंजेक्शन जरूरी है, तो ऐसा नहीं होता है कि 5वें इंजेक्शन के बाद 6ठे इंजेक्शन की मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, कीमत नहीं होगी, क्योंकि उसका यूज अलग है। इसीलिए जब भी हम अजम्पशन की बात करेंगे हम सब कॉमन आइटम की बात करते हैं। यहाँ हम गोल्ड, डायमंड, लाइफ सेविंग ड्रग्स इनको नहीं लेंगे। अगर इनको लेंगे तो हमारा प्रेफरेंस, हमारी मान्यताएं, हमारे अजम्पशन सब चेंज हो जाएंगे। So remember one thing, according to Gosen was the first person who launched the importance of law of diminishing marginal utility. It is also known as Gosen's first law. इसको गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। According to that, marginal utility will be decreased. हम पढ़ चुके हैं कि marginal utility कम होती है जब हम एक के बाद एक उपयोग करने वाली इकाइयों की संख्या बढ़ाते जाते हैं। ये जो डिक्रीज हो रहा है, जो नेगेटिव आ रहा है, ये हमें शो करता है कि अ पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी विल बी द लोएस्ट, वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी द लोएस्ट, द TU टोटल यूटिलिटी विल बी द हाईएस्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायमंड वाटर पैराडॉक्स का फिगर बनाएंगे तो वो वैसा नहीं बन पाएगा जैसा हमने TU और MU का बनाया था। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डायमंड का जो डिमांड कर्व है, जो अगर हम कर्व बनाते हैं OX एक्सिस एंड OY एक्सिस, वो कर्व अनइलास्टिक होगा, अनचेंज होगा, क्योंकि प्राइस एक फिक्स होने के बाद बढ़ती जाती है। डायमंड या तो फिक्स हो जाती है या बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं होगा कि डायमंड की कीमत पहले 40,000 रुपये का डायमंड था और वो 5,000 में मिलने लगा, ऐसा नहीं होता। इक्विवेलेंट रहती है, वो आसपास रहती है, थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अनइलास्टिक है। बट सप्लाई एंड डिमांड ऑफ वाटर विल बी इलास्टिक। कहीं डिमांड बढ़ जाती है, कहीं कम हो जाती है। गर्मियों में डिमांड बढ़ जाती है, बरसात में डिमांड कम हो जाती है। बरसात में वही टैंकर 200 रुपये का मिलता है, लेकिन गर्मियों में वो टैंकर 500 रुपये का मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसमें लोच आता है, इलास्टिसिटी है डिमांड में। तो अगर आप दोनों के कर्व देखें और दोनों के कर्व को मिलाएं, दिस इज ए डायमंड कर्व एंड दिस इज वाटर कर्व, तो आप देखेंगे कि इनमें कहीं भी कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेटाइटी, और ऐसा संतृप्तता का बिंदु नहीं है जो ये बता दे आपको कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर सबसे लोएस्ट है तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है, या यहाँ टोटल यूटिलिटी ऑफ डायमंड विल बी हाईएस्ट एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डायमंड विल बी जीरो। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? अगेन आई एम टेलिंग यू, पैराडॉक्स जो होते हैं, विरोधाभास, वो यूज करते हैं। उपयोग कितना है वस्तु का, एक्सचेंज कितने में हो रही है, प्राइस कितनी है। तो हम देखते हैं वाटर की सप्लाई ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, इसलिए उसकी कीमत कम है। हीरे डायमंड की जो सप्लाई है वो एज कंपेयर, अगर हम कंपेरिजन करते हैं पानी से, तो स्वाभाविक है डायमंड की सप्लाई कम है। सप्लाई कम होने से उसकी कीमत हमेशा या तो एक जैसी बनी रहेगी या बढ़ी हुई रहेगी। तो टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, नंबर 1, assumptions of law of diminishing marginal utility, assumption of law of diminishing marginal utility, and second importance, diamond water paradox. Thank you.